अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का रनडन आपको पहले नहीं बताऊंगी क्योंकि ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, टाइम बहुत कम है और बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है। एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि 8 से 10 खबरें हैं जो मैंने सिर्फ 15 मिनट के टाइम में सारी की सारी कवर करनी है। एक ही व्लॉग देखने के बाद पीछे कोई चीज़ नहीं बचेगी, किसी और का व्लॉग देखने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। तो चलिए जनाब, गरम गरम चाय या कॉफ़ी के मग के साथ इंजॉय कीजिए आज का व्लॉग। शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तो जनाब, सबसे पहली जो आज की बहुत बड़ी खबर है जो शायद ही किसी ने आपको दी होगी, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। और मुझे नहीं पता कि इस खबर को इतनी कवरेज क्यों नहीं मिली और क्यों इतने सारे व्लॉगर्स हैं, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं या इतने बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, क्यों किसी ने ये खबर आप तक नहीं पहुँचाई। बहरहाल चले, मैं किस मर्ज़ की दवा हूँ, इसीलिए आज के व्लॉग में सबसे पहली खबर जो है वो मैंने ये शेयर की है। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जनाब, ये स्क्रीन के ऊपर आपको MQM के बानी प्रीवियस वाले यानी कि अल्ताफ भाई नजर आ रहे हैं। उनके साथ आपको एक बड़ी मुदब्बर सी खातून नजर आ रही है, लेकिन इस खातून के हैं जी बड़े बड़े कारनामे। फाइनली ये गिरफ्तार हो गई है, इसको बहुत बड़ी सजा हुई है, ये पाकिस्तानी है और ये किस कभी धंधे में मुलव्विस थी मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत बड़ी खबर इस तरह से है जनाब कि MQM लंदन की ये वर्कर थी और ये अल्ताफ हुसैन के लिए MQM के लिए काम करती थी। इस खातून का नाम था जी कहकशां हैदर। इसे आपने देखा होगा कि अक्सर जो MQM की स्पेसेस होती हैं ट्विटर के ऊपर, उसमें भी ये शिरकत करती रहती थी और अपना जो नज़रिया है वो बताती रहती थी और ख़ुद को अपने पेजेस के ऊपर ये बहुत ही रहम दिल और बहुत ही मुहिब्बे वतन जो है वो शो किया करती थी। इसको फाइनली जनाब सजा हुई है और सजा भी कहाँ हुई है, अमेरिका में दहशतगर्दी के केस में। अब इसने किया क्या था, इसने जनाब कराची के अंदर 2 पंजाबियों के पेट्रोल पंप्स के ऊपर बॉम्ब से हमलों के लिए अमेरिका से फंड्स इकट्ठे किए थे। इसने उन बॉम्ब हमलों की मंसूबाबंदी की थी और जब 6 बंदों के जलने की खबर इसको मिली कि उन पेट्रोल पंप्स पे 6 बंदे जल के राख हो गए हैं, तो उसके बाद इसने खुशियां मनाई थी। इसकी अगर आप टाइमलाइन पे जाएं, आप उसे चेक करें तो इंसानी हकूक और इस तरह की जो चीज़ें हैं और महारंग बलोच और पश्तीन और इनके हक में भी इसने पोस्ट वगैरह लगाई होती हैं। अमेरिका से कराची के अंदर दहशतगर्दी करवाने के लिए जो फंडिंग इसने इकट्ठी की थी अमेरिका से, उसकी वजह से जनाब इसको सज़ा सुना दी गई है और ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ये खबर सिर्फ एक खातून को सज़ा होने की नहीं है, बल्कि ये खबर ये भी है कि आइंदा जो भी कोई पाकिस्तान से भाग के अपने आप को समझेगा कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ और मैं दुनिया के किसी भी कंट्री में जा सकता हूँ, तो ये उसके लिए भी एक तंबीह है। और वैसे भी आप लोगों ने वो खबर सुन ली होगी जनाब कि जहाँ पर लंदन के अंदर जो लोग सियासी पनाह यानी पॉलिटिकल असाइलम लेते थे, जाके यहाँ से भाग जाते थे, खुद जाके लंदन में बैठ जाते थे और 5 साल के बाद उनको असाइलम मिल जाता था, वो उनको सियासी पनाह मिल जाती थी। अब उसके लिए लंदन ने भी अपना कानून चेंज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 20 साल का मतलब 2 डेकेड्स, मतलब पूरी जिंदगी आपको वहां पे बैठे रहना पड़ेगा, फिर जाके वहां की गवर्नमेंट की बात डिसाइड करेगी। और 20 साल के अलावा जो है बल्कि 20 साल वहां पे आपको नेशनैलिटी वगैरह के सीन्स होंगे और अगर आप यहाँ से भाग के कोई क्राइम करके गए हैं तो वहां के जो कोर्ट्स हैं वो जो बड़े अरसे लगा देते थे जनाब वहाँ पे फैसले सुनाने में, अब वो फैसला उनको जल्दी सुनाना पड़ेगा। 5 साल के बजाय वो 2 साल के अंदर पाबंद होंगे फैसला सुनाने का और 2 साल के अंदर अंदर उस शख्सियत को वहाँ से डिपोर्ट करने की पाबंद होगी वहाँ की गवर्नमेंट। इस तरह की कुछ खबरें मैंने सुनी हैं। तो अगर आप लोग लंदन में रहते हैं और अगर आपको वहाँ से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपने आके बताना है कि ये खबर के बारे में आप कितना जानते हैं। इसके साथ ही आप लोगों ने वो प्रीवियसली खबर तो सुन ली होगी कि बांग्लादेश की जनाब हसीना वाजिद को सजाए मौत हो गई। वो एक अलग बात है कि सजाए मौत अभी हो तो गई है लेकिन सज़ा हो नहीं पाई क्योंकि वो भागी हुई हैं और भारत का वो एक मोहरा थी और भारत के अंदर ही वो भाग के उन्होंने पनाह ली हुई है। और तब से बांग्लादेश की जो कुर्बतें हैं पाकिस्तान के साथ वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही भारत से। और अब बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर है और वो बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान से चावल और गंदम की भारी दरामद की मंजूरी हो गई है। बांग्लादेश का 6.5 लाख टन गजाई अजनास जो है वो दरामद करने का फैसला हो चुका है। इस मंसूबे के तहत 3 लाख टन गंदम जो है वो हुकूमत से G2G माहिदों के जरिए, जबकि 3 लाख टन चावल जो है वो बैनुल अक़वामी टेंडर के मुताबिक होगा। चावल की दरामद का वक्त जो है वो 42 दिन से कम करके सिर्फ 15 दिन कर दिया गया है और ये फैसला वाजे करता है कि खित्ते में पाकिस्तान के चावल और गंदम की तलब जो है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है
और ये पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत मुस्बत इशारा है। वैसे भी पाकिस्तान बहुत ट्रेड कर सकता है बांग्लादेश के साथ, तो ये एक बड़ी ही खुश आइन बात है। अच्छा, इसके साथ ही ना ये आपको एक मकरूह शख्स नज़र आ रहा है, दिखने में तो आपको एक बुजुर्ग नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसने कभी हरकत ये की थी कि शाजिब खानज़ादा जो कि एंकर पर्सन है जियो न्यूज़ के, वो जनाब थे अब्रॉड और वहाँ पर वो एक शॉपिंग मॉल के अंदर थे। जब वो वहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे अपनी वाइफ के साथ, उस दौरान ये शख्स गया और इसने जाके शाजिब खानज़ादा को गालियाँ निकाली। आपको याद ही होगा वो खबर, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। लेकिन अहले यूथ बड़े खुश थे। पहले उन्होंने इस बात को डिफेंड करने की कोशिश की कि इस शख्स के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इस शख्स के बारे में अता तारड़ जो है उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जो भी कल्प्रेट होगा उसको सज़ा मिलेगी। और फिर उसके बाद जब इस शख्स के बारे में सुराग लगाया गया तो पता चला कि इसका नाम शाहिद भट्टी है और इसका ताल्लुक जो है वो गुजरांवाला से निकला है। पहले यूथियाज जो हैं वो इसका इनकार करते रहे, फिर फाइनली क्या हुआ कि इस शख्स ने खुद ही आकर अपना एतराफ़ कर लिया। इसने क्या कहा, खुद ही सुन लीजिए। एनी हाउ मैंने अपना कैमरा ऑन किया और उससे ये पूछने के लिए उसकी तरफ बढ़ा कि उसको किस चीज़ ने मजबूर किया कि वो इस तरह का इखलाक से गिरा हुआ प्रोग्राम करे। बजाय मेरी बात का जवाब देने के वो भागने लगा और बीवी के पीछे जाकर छुप गया। मैंने उसको कहा कि मेरे सामने आकर मेरे सवालों का जवाब दो, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मैंने उसको कहा कि एक बापर्दा औरत के बारे में जो घटिया और जलील प्रोग्राम तुमने किया है उसकी क्या जस्टिफिकेशन है, लेकिन जवाब नदारद और वहां से भाग गया। मैं उसको ये भी कह सकता था कि तुम में इतनी इखलाकी जरूरत है कि तुम अपनी बीवी के मेंस्ट्रुएशन साइकिल का तज़किरा सबके सामने कर सको, लेकिन मैंने उसकी बीवी के एहतराम में कुछ ना कहा। इतनी सी बात पर पाकिस्तान के नाम नहाद मीडिया ने तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया और इखलाकी दिवालियापन कर रोने लगे। इनमें से किसी को पाकिस्तान में होने वाली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन याद न रही और ऐसा जाहिर करने लगे कि जैसे मैंने नाउज बिल्ला किसी पैगंबर की तौहीन कर दी। जहां से अच्छा तो मंसूर अली खान था जिसने ये प्रोग्राम करने से इनकार कर दिया। इससे जाहिर होता है कि ये प्रोग्राम सोचा समझा मंसूबा था। इसको करने से बेहतर था कि जहांजेब जियो न्यूज से रिजाइन कर देता, लेकिन पैसे की हवस ने उसको अंधा कर दिया और अपने आकाओं की खुशनुदगी में लग गया। करोड़ों दिलों के महबूब लीडर की पाकबाज बीवी के बारे में इस तरह की शर्म अंगेजी एक बहुत बड़ा जुर्म है जिसका खमियाजा उसको इस दुनिया और आखिरत में भुगतना पड़ेगा। जी, तो आपने सुन लिया। अब हम इस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि कब इस तरह के लोगों को सज़ा होगी, क्योंकि ये लोग ना मदीना को छोड़ते हैं ना मक्का को छोड़ते हैं। ये खाना कबा के अंदर भी जाओ तो गंदी गंदी वहाँ पे बातें करना शुरू कर देते हैं, नारे लगाना शुरू कर देते हैं। पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मरियम औरंगज़ेब जब लंदन में थी उनके पीछे भागे मॉब लेकर, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ कॉफ़ी पीने के लिए गए तो वहाँ पे कुछ नौजवान आए और उन्होंने आके कॉफ़ी जो है वो उनकी गाड़ी के ऊपर उंडेली और बदतमीज़ी की। उसके अलावा एहसन इकबाल के साथ मोटरवे पे बदतमीज़ी हुई थी, आपको याद है। फिर वो स्टोरी आपको याद होगी कि वो फैमिली फिर माफ़ी मांगने के लिए आ गई। तो इस तरह की बदतमीज़ियाँ करना इनका वतीरा है। ये लोगों ने तो आपको पता है मस्जिद नबवी को नहीं बख्शा, वहाँ पे भी इन्होंने गंदे गंदे नारे लगाए थे। तो बहरहाल इस तरह के लोगों को ना अब निशाने इबरत बनाने की ज़रूरत है। पहले क्या किया जाता था, इग्नोर कर दिया जाता था। मेरे ख्याल से इन लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए अब। तो बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में आइएगा और बताइएगा। मैं चलती हूँ अगली खबर पे। अगली खबर जो है वो सुनने के बाद आपके दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फोर्सेस ने अब गंद बला जो है उसको साफ़ करना शुरू कर दिया है और फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जनाब कार्रवाइयाँ की हैं हमारे, और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द और सरगना समेत 15 ख्वारिज को हलाक किया है। और ISPR ने इसको अनाउंस भी कर दिया है। उनके मुताबिक 15 और 16 नवंबर की रात को सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये कार्रवाइयाँ की हैं और उसके बाद इन दहशत गर्दों को जनाब उन्होंने मौसर तरीके से ठिकाना उनको उनके ठिकाने पे पहुंचा दिया, जहन्नुम पहुंचा दिया। तो खवारिज के ख़िलाफ़ हमारे इदारे अब ज़ीरो टॉलरेंस पे हैं। अब इनको मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर ये इस तरह की हरकत व सकनात करेंगे तो ये जहन्नुम वासिल होंगे। अब जनाब एक और ख़बर आपको बता देती हूँ, और अच्छी खबर नहीं है, दुख भरी खबर है कि PTI के एक और रहनुमा के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है। और इसकी क्या तफसीलात हैं और कौन सी शख्सियत है जिनके ऊपर ये हमला किया गया है। जनाब तफसीलात के अकॉर्डिंगली आपको बता देती हूँ कि सेक्ट रोड है जी, मुसल्ला अफराद ने वहाँ पे फायरिंग किया रावलपिंडी के अंदर और उसके नतीजे में PTI के जो रहनुमा हैं वो शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं। उनका नाम बताया जा रहा है ज़र खान। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी का ये
सेक्टत रोड है जी, जो भी लोग वहाँ रहते हैं वो इसको सही से प्रोनाउंस कर पाएंगे। वहाँ पे मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार थे जब उन्होंने फायरिंग की और इसके नतीजे में उन्होंने पीटीआई के रहनुमा यूसी चेयरमैन हैं जी जरखान, उनको शदीद ज़ख्मी किया। और फायरिंग के दौरान एक राहगीर जो वहाँ से गुजर रहा था उस वो भी ज़ख्मी हुआ और फिर उसके बाद इन दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद हमलावर मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो फ़रार होने में कामयाब हो गए और जो जरखान है वो थाना न्यू टाउन पुलिस के अंदर अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। पुलिस ने अभी तक जो अपनी इब्तदाई तफ्तीश की है उसके अकॉर्डिंगली उनका ये कहना है कि ऐसा मालूम होता है कि शायद ये कोई टारगेट किलिंग का वाक़या था। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। और अफसोसनाक बात यह है कि पॉलिटिकल आपका किसी के साथ कोई भी डिफरेंस हो, इट डजेंट मीन कि आप किसी को जो है ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अंदर आप उस इंसान की जान लेने की कोशिश करो। ये बहुत ही जाहिलियत है पाकिस्तान के अंदर। मुझे नहीं पता, ये तो अब जब पुलिस इसके ऊपर फाइनल अपनी फाइंडिंग देगी, जब फाइनल चीज़ सामने आएगी तो पता चलेगा कि आया ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, ये पॉलिटिकली डिफरेंस की वजह से कुछ हुआ है या कि उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है। एक और बड़ी अहम खबर, आपको याद होगा कि एक खबर की वजह से ये अहले यूथ जो हैं इन्होंने ख्वाजा आसिफ को बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया था। खबर कुछ इस तरह थी कि सियालकोट के जनाब डीसीआर थे इकबाल संघेड़ा। अब ये जो इकबाल संघेड़ा थे इनके बारे में पीटीआई वाले ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि इनकी कुर्बतें थी बड़ी ख्वाजा आसिफ के साथ, क्योंकि ख्वाजा आसिफ के साथ उनकी तस्वीरें भी हैं। अब हुआ क्या कि 2 दिन पहले इनके बारे में ये खबर आई थी कि ये जो अरेस्ट हुए थे करप्शन के केस में, उसके अंदर ये जब पुलिस के साथ जा रहे थे तो रास्ते से ये फरार हो गए। तो सारा इल्ज़ाम डाल दिया गया ख्वाजा आसिफ के ऊपर कि उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके इस शख्स को भगाया है, जबकि इसका हकीकत से जनाब दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। अच्छी खबर अब ये आई है कि ये जो पुलिस की हिरासत से भागे थे अब फाइनली फिर से गिरफ्तार हो गए हैं। साबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं जी सियालकोट के इकबाल संघेड़ा, पुलिस की हिरासत से फरार होने के बाद दोबारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ केस क्या था कि इन्होंने एक निजी हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों रुपए की रिश्वत वसूल की थी और वो केस अब भी इनके खिलाफ जो है वो जेर समात है। और 13 नवंबर को इकबाल संघेड़ा को लाहौर से रावलपिंडी एंटी करप्शन अदालत के अंदर पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, जहां चक्री मोटरवे के करीब जो रेस्ट एरिया आता है वहां पर मुलजिम जो है वो ड्रामाई अंदाज में फरार हो गया था। और फरार होने के बाद उसका मुकदमा थाना चक्री में भी दर्ज कर लिया गया था और रावलपिंडी पुलिस के जो एएसआई हैं उन समेत 4 पुलिस एहलकारों को भी इसमें नामजद कर दिया गया था। और उसके बाद फाइनली खसूसी टीमें जो तश्कील दी गई और उसके बाद फाइनली अब ये गिरफ्तार हो गए। तो मेरे ख्याल से इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हुए, इस तरह की बातें करते हुए 10 दफ़ा सोचना चाहिए, 100 दफ़ा सोचना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ 10 दफ़ा ही सोच लो तो बड़ी बात है। लेकिन बात यह कि सोचे कौन। इसके अलावा आपको याद ही है कि मैं अपने ऑलमोस्ट हर व्लॉग में ये चीज़ कवर करती हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो अफ़गानी है उनका इनखला बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान से किया जा रहा है। तो फाइनली जनाब जो हमारी वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं अज़मा बुखारी, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है और उनका कहना यह है कि गैर कानूनी मुकीम अफ़गानी जो हैं उनकी इत्तला देने वालों को अब नकद इनाम दिया जाएगा। आपके करीबी इलाकों में, आपके हमसाओं में अगर कहीं पर भी कोई अफ़गानी रहते हैं तो उनकी इत्तला दीजिए, उनको अफ़गानिस्तान भिजवाइए और नकद इनाम पाइए। अब इसकी तफसीलात भी आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि 3 हफ्तों में 6220 अफ़गानियों को वापस भिजवा दिया गया है। 2002 से 2005 के दौरान अफ़गान मुहाजिरीन की पहली बड़ी वापसी हुई है। 2001 में तालिबान हुकूमत के ख़ात्मे के बाद अक़वाम मुत्तहिदा बराए मुहाजिरीन और अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी का एक रज़ा कराना प्रोग्राम जो है वो शुरू कर दिया गया है। 2002 से 2005 के दरमियान तकरीबन 30 लाख अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान से वापस अफ़गानिस्तान भेजे गए थे। लेकिन 2016 में पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत अफ़गान मुहाजिरीन की बड़े पैमाने पर वापसी का ऐलान किया है, जिसके नतीजे में 3,70,000 अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं वो वापस अफ़गानिस्तान चले गए हैं और 8 लाख को सिटीज़न कार्ड का इजरा भी कर दिया गया है। यानी कि जो प्रॉपर यहाँ पे पैदा हुए हैं या कारोबार कर रहे हैं तो उनको सिटीज़न कार्ड भी दे दिया गया है। और हुकूमत ने कहा है कि अगर आप बताएंगे तो जनाब आपको नकद इनाम दिया जाएगा। नकद इनाम की एग्जैक्ट जो रकम है वो मुझे नहीं पता, जैसे कंफर्म होगी तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। लेकिन बेहतर यह है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई अफ़गानी है जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं तो आप बताइए
और उनकी शिकायत कीजिए, उनको उनके मुल्क वापस भिजवाइए और नकद इनाम पाइए। अब अज़मा बुखारी का जिक्र आ ही गया है तो साथ में दूसरी खबर भी उन्हीं से रिलेटेड है जो शेयर कर रही हूँ। आपको पता ही है कि उनका एक फ़ेक वीडियो जिसके ऊपर केस चल रहा है फलक जावेद के ऊपर, उसमें अज़मा बुखारी की फ़ेक नाजेबा वीडियोज़ का जो मुकदमा है उसमें नामजद मुलजिम के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने अज़मा बुखारी की जानिब से दरख्वास्त पे समाअत की और दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फ़ेक वीडियो केस में मुलजिम जो है वो 25 पेशियों के बावजूद ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हो रहा, जिसके बायस जो ट्रायल है वो ताख़ीर का शिकार हो रहा है और मुलजिम असद अली की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मनसूख की जाए और मुलजिम हसन अली की जानिब से अज़हर सदीक एडवोकेट जो है वो वहाँ पर पेश हुए अदालत के अंदर। चीफ जस्टिस ने जनाब रिमार्क्स दिए कि अदालती नोटिस के बावजूद भी मुलजिम क्यों पेश नहीं हो रहा। वकील ने बयान दिया कि अगर अदालत कहे तो अभी मुलजिम को बुला लेते हैं। आलिया नीलम ने इजहार बरहमी किया इसके ऊपर और फिर उसके बाद फाइनली जो है वो हसन अली के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं और दरख्वास्त के ऊपर जो कार्रवाई है वो मुलतवी कर दी गई है। और इसके साथ ही स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो नज़र आ रहा है और ये इतना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है जनाब कराची का। सबसे पहली बात तो ये वो कराची जिसको मैं हमेशा कचराची कह के बुलाती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे कोई नफरत है बल्कि मैं इसलिए कि मैं मोहब्बत में कराची के जो है ना वो उसको कचराची देख कर कि वहाँ पे इतना कचरा है और उसको कचराची कहती हूँ। और मैं हमेशा से लोगों को कहती आई हूँ कि आप अपने हुक्मरानों से पूछिए कि आपके फंड्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा और क्यों यहाँ पर इतनी गंदगी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये आपको स्क्रीन के ऊपर वीडियो नज़र आ रहा होगा। पूरे कराची स्टेशन को जनाब वफाकी वजारत रेलवे की तरफ से कराची कैंट रेलवे स्टेशन को जनाब इसकी तज़ीनो आराइश कर दी गई है। बहुत खुशी हुई है मुझे उसे देख के और मैं चाहती हूँ कि पूरा कराची, पूरा सिंध इतना ही खूबसूरत जो है वो बन जाए और बिल्कुल कराची सिटी जो है वो ऐसे होना चाहिए जैसे हम यहाँ से दुबई जाते हैं। तो सब लोगों को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बहरहाल जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।